गुड मॉर्निंग। ये क्लास 10th में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। क्लास 10th में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, हमने स्टार्ट किया था। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में ना स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज, ये बता दिया तुमको। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के कारण, उसके सेंटर पर फील्ड कैसे कैलकुलेट करते थे, क्या फॉर्मूला था। फिर से फॉर्मूला का डेरिवेशन कोई काम का नहीं है, अपने डेरिवेशन जो है वो क्लास 12 में सीख लेंगे। अभी क्या करना है, वो जो फॉर्मूलाज हमने इससे पहले वाले क्लास में डिराइव किया था ना, उन फॉर्मूलाज को यूज करके, वो जो फॉर्मूलाज हमने पहले डिराइव किया था उन फॉर्मूलाज को यूज करके अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना है। तो आज क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। बस मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको याद दिला दूं। अगर इस तरह से अगर एक इनफिनाइट करंट कैरिंग वायर था आई, और इसमें से अगर किसी भी डी सेपरेशन पे अगर आपको पॉइंट पी पर फील्ड कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला आया था म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। ये फॉर्मूला आया था क्या, ठीक है। फिर हमने और फॉर्मूला क्या देखा कि अगर एक साइड से इनफिनाइट है और दूसरे साइड से फाइनाइट है, और अगर फिर से डी सेपरेशन पर पॉइंट है P, और अगर आपको यहाँ पर P कैलकुलेट करना है तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी। यहाँ पे 2 पाई डी आया था, यहाँ पर 4 पाई डी आएगा। ये सब बायोट-सावर्त से आया था। फिर हमने और क्या देखा है कि अगर एक ऐसा स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है और तुम्हें इसके एक्सिस में रखते हुए किसी पॉइंट P पर फील्ड कैलकुलेट करना है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर और इसके एक्सिस पे रखे हुए किसी भी पॉइंट पर अगर फील्ड कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये P पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट किया था BP, यहाँ पर भी P पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करोगे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई D होगा। ये आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बायोट-सावर्त लॉ के एप्लीकेशन से आता है कि करंट कैरिंग वायर अगर है और मुझे वायर के एक्सिस में कहीं पर भी फील्ड कैलकुलेट करना है तो उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। फिर हमने बात किया था एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के बारे में। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, इसके सेंटर पर अगर फील्ड कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला ये याद रखना, थीटा अपॉन 2 पाई या थीटा अपॉन 360, पाई का मतलब 180 होता है, थीटा अपॉन 360 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r वेयर r इज द रेडियस, ठीक है। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है। अगर कभी भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा थीटा अपॉन 360। अब ये थीटा क्या है, ये पूरा सर्कुलर आर्क या पूरा जो सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है वो सेंटर पर जो भी एंगल सबटेंड करेगा उसी को हमने क्या बोला था, थीटा। तो थीटा अपॉन 360 म्यू नॉट आई अपॉन 2r, इस तरह से क्या करेंगे, वैल्यूज को लिखेंगे। अब इसमें डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको ग्रैब करने की कोशिश करना है। ये जो करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर को अपने हाथों में लेना है। करंट कैरिंग वायर को हाथों में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थंब को पॉइंट करना है करंट के डायरेक्शन में। आप ऐसा सोचो कि आप प्लेन के अंदर जा सकते हो यहाँ से, और यहाँ से प्लेन के बाहर आ सकते हो। तो प्लेन के अंदर अगर जाओगे यहाँ पर, तो यहाँ से प्लेन के अंदर गए मतलब यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, क्रॉस है, और यहाँ पर अगर डायरेक्शन फाइंड करते तो डॉट होता है, इस साइड कहीं पर क्रॉस, इस साइड कहीं पर डॉट, ये डायरेक्शन के लिए मैंने लिखा है। उसी तरह अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान लो एरो का साइन ऐसा होता, ठीक है, करंट नीचे आ रहा है, P पॉइंट पर फील्ड का मैग्नीट्यूड तो ये होगा, लेकिन डायरेक्शन फाइंड आउट करने का क्या करोगे, वापस से राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे। अब क्रॉस यहाँ पर जाता, यहाँ पर क्रॉस होगा, और यहाँ कहीं पर क्या होगा, डॉट होगा। यहाँ पर कोई फील्ड तो है ही नहीं, इस वाले पॉइंट पर एक्सिस में अगर आप देखोगे तो फील्ड का वैल्यू कुछ नहीं है। अगर फील्ड का वैल्यू कुछ नहीं है, इसका मतलब वहां पर डायरेक्शन फाइंड करने का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज करते हैं, तो जो कर्लिंग फिंगर्स है, इस बार करंट घूम रहा है तो कर्लिंग फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे और थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वो फील्ड होगा। इसमें क्या होता था,
थंब को करंट के डायरेक्शन में रखते थे और वो जो घूमती हुई उंगलियां थी वो फील्ड के डायरेक्शन को बताती थी। यहाँ पर कर्लिंग फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे और थंब जो होगा वो फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो अगर ये कर्लिंग फिंगर्स है, जो मैग्नेटिक फील्ड है बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है मतलब डॉट, और ये सिर्फ सेंटर पर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। एग्जैक्टली सेंटर पर कैलकुलेट करना है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अगर थीटा का वैल्यू पूरा पूरा सर्कुलर आर्क अगर हो जाए, पूरा पूरा सर्कुलर आर्क अगर हो जाए तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। अब इसमें ना अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। अच्छा देखो, जो क्वेश्चन आएंगे ना उसमें वेक्टर के इन्वॉल्वमेंट वाले भी क्वेश्चन मिलेंगे। अब अगर तुम कोई अच्छी बुक अगर सॉल्व करना स्टार्ट करोगे ना तो तुम देखोगे उसमें वेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट है। मतलब जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें वेक्टर वाले क्वेश्चन भी होंगे। वो वाले क्वेश्चन में अभी स्किप कर रहा हूं, वो वाले क्वेश्चंस में आपको नहीं करा रहा जिसमें वेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी वेक्टर आपने सीखा है। एक बार हम वेक्टर सीख लेंगे ना उसके बाद इस तरह के प्रॉब्लम्स करना बहुत ही आसान हो जाएगा। बेसिक कांसेप्ट यही रहेगा, बस फिर क्या करेंगे वेक्टर के हेल्प से कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। अभी मैं सिंपल सिंपल प्रॉब्लम कराऊंगा जिसमें वेक्टर आता है तब भी ठीक है, नहीं आता है तब भी ठीक है। देखो फिजिक्स अगर सीखना है ना तो बिना वेक्टर के फिजिक्स को इमेजिन ही नहीं कर सकते। फिजिक्स का मूल है वेक्टर्स। अगर किसी बंदे को वेक्टर आता है मतलब उसको मैकेनिक्स आता है। अगर उसको मैकेनिक्स आता है इसका मतलब उसको बाकी का फिजिक्स आता है। ठीक है, नो डाउट कंसेप्ट आप हमेशा सीखते रहोगे फिजिक्स में, लेकिन वेक्टर प्लस मैकेनिक्स अगर तुमको ये आ गया तो तुम्हारे लिए फिजिक्स बहुत ही आसान होगा। तो जो भी टाइम होगा मैकेनिक्स में लगाएंगे, जब भी अपन हायर क्लासेस में आएंगे तो वेक्टर्स एकदम ध्यान से सीखेंगे। वेक्टर्स अच्छे से सीख लिया तो मैकेनिक्स आ जाएगा, मैकेनिक्स आ गया तो आगे का फिजिक्स आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी वो बहुत वो हल्ला मचा था ग्रामर ग्रामर लेके, वैसे ही जैसे तुम्हारा इंग्लिश का लैंग्वेज होता है ग्रामर, वैसे ही फिजिक्स का लैंग्वेज है वेक्टर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक बार ये टीचर्स भगवान नहीं होते यार, गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, ये मत सोचो कि कोई भगवान आके तुमको पढ़ा रहे हैं, गलतियां नहीं हो सकती। और इसमें इतना रिएक्ट करने की बात नहीं होती, ये आपको समझना पड़ेगा। किसी पे शक करना इट्स नॉट गुड। और जब एक ऐसे बंदे थे जिसने अपना वर्थ प्रूव कर लिया है, फिर भी अपनी अपनी चॉइस है, क्या कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या करते हैं, अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर पूछे जाते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं आसान क्वेश्चन, मतलब कैसा क्वेश्चन मेरे को नहीं पता, लेकिन पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये वायर था ए बी सी डी, ऐसे करंट आया, ये सेमी सर्कुलर है और बोला गया ये जो दूरी है स्मॉल, ये सेमी सर्कल। ठीक है, यहां पर पॉइंट है, पॉइंट P जो सेमी सर्कल के सेंटर पर है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। पॉइंट P एक पॉइंट है जिसमें क्या करना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब देखने से लगेगा सर ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, पता नहीं क्या दिया सर आपने तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर पे पढ़ाया है और आपने क्या किया सर्कुलर वायर लूप के लिए पढ़ाया है, ये तो अजीब सा लग रहा है सर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो जो कांसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया उसी का बस एक एप्लीकेशन है। अब मुझे क्या करना है, नेट फील्ड कैलकुलेट करना है पॉइंट P पर। ठीक है, मुझे नेट फील्ड कैलकुलेट करना है पॉइंट P पर, तो मैं क्या लिखूंगा, वैसे ये वेक्टर के साइन के साथ होता है। ठीक है, अभी बस ऐसे लिख दे रहा हूं, नेट फील्ड एट पॉइंट P जो होगा वो हो जाएगा फील्ड बिकॉज ऑफ वायर AB प्लस, मैं ऐसे वेक्टर से लिख दूंगा तो समझोगे क्या, लिख दूं क्या, बिना वेक्टर के फिर इक्वेशन गलत हो जाएगा। इतना तो देखो, वेक्टर क्या होता है ये तो जानते हो ना। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके
इसके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, ये वेक्टर बोलते हैं ना, ठीक है। और कुछ भी लिख दिया, कुछ भी लिख दिया और उसके ऊपर ये एरो बना दिया ना, मतलब वो क्या हो गया, वो एक वेक्टर हो गया। मतलब ये क्या कर रहा है, किसी ना किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है, देखो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना भी सीखा उसका और डायरेक्शन पे भी बात कर रहे हैं उससे। तो मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर रहे हैं, डायरेक्शन पे भी बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं क्या। अब मुझे पॉइंट P पर नेट फील्ड कैलकुलेट करना है जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैंने ऐसा एरो बना दिया, ठीक है। तुम भी ऐसा लिख लेना, चाहो तो ऐसा लिख लेना, जरूरी होगा नहीं तो इक्वेशन गलत हो जाएगा। तो B पर नेट मैग्नेटिक फील्ड मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P वेक्टर जो होगा वो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ AB वायर प्लस मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ BC वायर प्लस मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ CD वायर। आप ऐसा लिख लेना, बस ये लिख लेना। तो ऐसा लिखा है क्योंकि मुझे इक्वेशन को सही सही दिखाना है। अब मैग्नेटिक फील्ड एक स्केलर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिख दिया। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा आसान बना दे। अपने को कैलकुलेट करना है नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। अच्छा, अब एकदम ध्यान से देखना, AB जो वायर है और ये जो P पॉइंट है, P पॉइंट इसके एक्सिस का पॉइंट है क्या, ये जो P पॉइंट है, P पॉइंट जो यहाँ पे मैंने लिखा है, P इसके एक्सिस का पॉइंट है क्या, AB का एक्सिस वाला पॉइंट है। अभी मैंने थर्ड डायग्राम बनाया था, अगर एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है और उसके एक्सिस पर अपने को फील्ड कैलकुलेट करना होता है, वैल्यू 0 आता है क्या, बायर सावर्ट्स लॉ से आता है वो, वहां पर एक एंगल 0 हो जाता है, दूसरा एंगल 180 होता है, sin 0 भी 0 हो जाता है, sin 180 भी 0 हो जाता है, तो वैल्यू 0 हो जाता है। आप तो बस ये याद रख लेना कि अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो कुछ भी हो, अगर उसके एक्सिस पर कोई पॉइंट है जहां पर आपको फील्ड कैलकुलेट करना है, वहां पर फील्ड का स्ट्रेंथ क्या कर देना, 0 पुट कर देना। तो ये BAB का जो वैल्यू है ये 0 पुट कर देंगे। क्यों 0 पुट कर रहे हैं, बात समझ में आ रहा है क्या। उसी तरह CD के लिए अगर मैं बात करूं तो CD के लिए भी जो ये पॉइंट P है वो उसके एक्सिस पे है ना, अगर CD के लिए पॉइंट P उसके एक्सिस पर है तो ये वाला वैल्यू भी क्या कर देंगे, 0 रख देंगे। इसका मतलब जो भी नेट फील्ड आने वाला है वो इस सेमी सर्कुलर लूप के कारण आएगा। अब पूरा लूप अगर होता, फॉर्मूला क्या है, θ/360, थीटा यहां पर ये 180 सबटेंड कर रहा है क्या, 180 सबटेंड कर रहा है, तो θ/360 को मैं हाफ लिख सकता हूं ना। पूरा लूप अगर होता था तो μ0I डिवाइडेड बाय 2r होता था। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 1/4 μ0I/r हो जाएगा क्या, पॉइंट P पर μ0I/4r हो जाएगा। और इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो ये इस तरह से कर्लिंग फिंगर्स ऐसे रखेंगे, कर्लिंग फिंगर्स अगर ऐसे रखोगे, थंब अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, थंब अगर अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है मतलब क्रॉस। अब पता है इस क्वेश्चन में तुमको भ्रमित करने के लिए या तुमको तुम्हारे नॉलेज टेस्ट करने के लिए वो क्या बोलते हैं कि CD वायर को 2 गुना कर दिया, CD वायर को डबल कर दिया, P पर मैग्नेटिक फील्ड से क्या चेंज हुआ, अरे कोई चेंज होगा क्या, CD वायर के कारण P पॉइंट पर कोई फील्ड बन रहा है क्या, नहीं सर, वो तो 0 बन रहा है। तुम CD के वायर के लेंथ को इंक्लाइन कर दो, आधा टुकड़ों में बांट दो, 1000 टुकड़ों बना दो उनको, कभी भी P पॉइंट पर जो नेट फील्ड है उसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो वो तुमसे डायरेक्टली ऐसा नहीं पूछेंगे, डायरेक्टली एग्जाम में पूछेंगे, स्कूल के एग्जाम में नहीं, स्कूल के एग्जाम में नहीं पूछते सर, वो तुमसे डायरेक्टली कभी नहीं पूछेंगे कि P पॉइंट पर कितना फील्ड है, लेकिन वो तुमसे ये जरूर पूछेंगे कि CD वायर को अगर 2 गुना कर दिया, CD वायर को अगर 2 गुना कर दिया तो P पॉइंट पर कितना फील्ड होगा, या P पॉइंट पर जो नया फील्ड होगा उसमें क्या चेंज आएगा। तो आंसर में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इसके कारण और इसके कारण कोई फील्ड नहीं बन रहा। बात समझ में आया क्या। स्क्रीन पॉज करेंगे और इसको नोट करेंगे, ठीक है, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अलग अलग विचित्र डायग्राम मिलेंगे लेकिन कंसेप्ट यही यूज करना है। ये एंगल बोला गया अल्फा, ठीक है, ये जो एंगल है ये बोला गया अल्फा, करंट आया I, मान लो ये A B C D, करंट यहाँ गया, दूर इधर आया C से D
इस तरह से करंट आएगा ए से बी, बी से सी, सी से डी। वो जो है वो सेंटर है। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ पर क्या करना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब देखते हैं फिर से, अगर मुझे पॉइंट ओ पर नेट फील्ड लिखना होता, पॉइंट ओ पर अगर मुझे नेट फील्ड लिखना है, ये बस समझ लो कि वेक्टर लिखना जरूरी है, बस इसलिए लिखते रहे, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो टेंशन मत लेना, इससे क्या लिख दिया आपने, ऐसा कुछ तो हम जानते नहीं, बस अभी लिख लो, अभी लिख लो, बाद में जब वेक्टर पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो बी नॉट नेट, मतलब बी जीरो नेट इक्वल्स टू हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ ए बी वायर प्लस मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ बी सी वायर प्लस मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ सी डी वायर। अब वापस से अगर आप देखोगे ना क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन वापस से बहुत ही आसान है। क्यों? ए बी वायर के ये इसके एक्सिस पे रखा हुआ पॉइंट है, अगर ए बी वायर के लिए पॉइंट ओ एक्सिस वाला पॉइंट है तो फील्ड कितना हो गया, जीरो। उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड फॉर सी डी वायर भी कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि वो उसके एक्सिस वाला पॉइंट है। अगर एक्सिस पर रखे होते हैं, मतलब किसी एक्सिस वाले पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण, तो वैल्यू जीरो लिखते हैं क्या? बिल्कुल। मतलब जो भी फील्ड मुझे पॉइंट ओ पर कैलकुलेट करना है, ये बीसी वायर के कारण कैलकुलेट करना है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है थीटा अपॉन 360। यहां पर थीटा कितना है, अल्फा है क्या? थीटा अल्फा है क्या? नहीं, थीटा तो ये एंगल होगा ना, यहाँ पर थीटा कौन सा एंगल होगा, ये एंगल पूरा थीटा है, तो ये एंगल को पूरा क्या लिखेंगे, इसको 2 पाई लिख सकते हैं ना। 360 का मतलब होता है, ये याद रख लेना, पाई जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। पाई रेडियंस है, आगे जाके मैथ्स में सीखना होता है। पाई रेडियंस 180 डिग्री है, तो मैं 360 डिग्री को, बुक्स में आपको मिलेगा ऐसा लिखा हुआ, 360 डिग्री के प्लेस में 2 पाई लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये पूरा एंगल 2 पाई होता अगर, तो जो बचा हुआ एंगल है वो 2 पाई माइनस अल्फा का आएगा। अब फॉर्मूला क्या बोलता है, मैं नेट फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूं पॉइंट ओ पर, तो फॉर्मूला बोलता है थीटा अपॉन 360 या थीटा, यहाँ पे 2 पाई माइनस अल्फा अपॉन अल्फा लिखेंगे क्या, थीटा अपॉन 360, सॉरी, तो थीटा अपॉन 360 मतलब 2 पाई माइनस अल्फा अपॉन 2 पाई, ऐसा कुछ होगा। और पूरा वायर अगर होता, पूरा क्लोज लूप अगर होता, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है इसका, रेडियस कुछ नहीं गिवन, मतलब स्मॉल आर है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ये आंसर होगा तुम्हारा। बात समझ में आया क्या? हाँ या ना? बहुत ही आसान है सर ये तो, बस स्ट्रेट करंट कैरी वायर के कारण जीरो कर दो और दूसरे के कारण फाइंड कर लो, हमेशा जीरो होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं आपको, स्क्रीन पॉज करना और इसको नोट करके लिख लेना। मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, इस मेरे को रब करने में टाइम लगेगा, जब तक मैं व्हाइट बोर्ड रब करूं तब तक आप न्यूज चैनल चालू करके सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के बारे में देख सकते हो। ये वो न्यूज वाले कुछ ढंग का दिखाते तो है नहीं, वो परेशान है इसी के पीछे। जीडीपी गिर गई हमारी, उसकी टेंशन नहीं है, उनको टेंशन है सुशांत सिंह राजपूत। जब बेचारा फिल्में बनाता था तो कोई देखना नहीं चाहता था उसको, इतनी अच्छी अच्छी मूवीज थी भाई साहब की, कितने लोगों ने तुम लोगों से सोन चोरी देखा होगा, सोन चोरी देखा किसी ने? नहीं, क्यों नहीं देखा सर, हम तो डांस सीडी देख रहे थे, सड़ी सड़ी मूवी देख लेंगे और फिर गाय में रुका रहेंगे जस्टिस जस्टिस। हाँ, और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो क्वेश्चन कैसा है, ऐसा है, कुर्ता पजामा काला काला काला, ये ऐसा है, ये सेमी सर्कल, सेमी सर्कुलर, सर्कुलर, ये दूरी आर है,
ये पॉइंट O है, करंट आया, करंट गया, A B C D, फाइंड नेट फील्ड एट पॉइंट O। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ऐसे फाइनाइट है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड नेट फील्ड एट पॉइंट O, फाइंड B नेट एट पॉइंट O, पॉइंट O पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, इसका वैल्यू अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब फिर से क्या करेंगे, हमारे पास जितने भी वायर के अरेंजमेंट्स है ना, सबके लिए अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और फिर सबको वेक्टरली ऐड करेंगे, मतलब प्लस माइनस देख के ऐड करेंगे। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पर फिर से मैं लिखूं, अगर मुझे पॉइंट O पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ AB वायर लिखेंगे, प्लस मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ BC वायर लिखेंगे, प्लस मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ CD वायर लिखेंगे। ये एरो दिखाना, जब भी आप लिखोगे ना तो ये एरो दिखाना, एरो की इंपॉर्टेंस है। एरो नहीं दिखाओगे मतलब आप उसको स्केलर मान ले रहे हो, जो गलत हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं एरो दिखा देना। अभी मुझे कैलकुलेट करना है O पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ये एरो हटा देंगे क्योंकि मैं प्लस माइनस यूज करूंगा। कैसे प्लस माइनस यूज करूंगा वो देखना, ध्यान से देखना। AB के कारण अगर मुझे पॉइंट O पर फील्ड कैलकुलेट करना है तो बाकी डायग्राम भूल जाओ, सिर्फ AB वायर देखो। AB वायर के लिए ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए सेमी इनफिनिट वायर है क्या, सेमी इनफिनिट वायर के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते थे, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई d। तो 4 पाई d, यहां पर पाई d के प्लेस में स्मॉल आ रहेगा, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई r रख देंगे। अब AB के कारण, अगर AB के कारण यहां पर अगर आप फील्ड का डायरेक्शन देखोगे, यहां से अंदर जाते और यहां से बाहर आते क्या, राइट हैंड थंब रूल से अगर इसको ग्रैब करना होता तो यहां से अंदर जाते और यहां से बाहर आते क्या, तो इसके कारण AB वायर के कारण जो फील्ड है वो डॉट के डायरेक्शन में है, तो यहां पर मैंने डॉट दिखा दिया। सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, मैंने पहले तो AB वायर के कारण पॉइंट A पर फील्ड का मैग्नीट्यूड लिख दिया, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई r है। अब ये डॉट मैंने क्यों दिखाया है, डॉट का मतलब ये है कि जो फील्ड लाइंस है पॉइंट O पर AB वायर के कारण वो बाहर की तरफ आ रहा था क्या, ठीक है। BC के कारण अगर मैं बात करूं, अगर मैं BC के कारण बात करूं तो BC में क्या हो जाएगा, B से C में करंट का डायरेक्शन क्या है, अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो ये भी बाहर आ रहा है क्या, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे ये भी बाहर आ रहा है। और सेमी सर्कुलर वायर के केस में कितना हो जाता है, सेमी सर्कुलर वायर के केस में म्यू नॉट I अपॉन 4r हो जाता है क्या, 1/2 ऑफ म्यू नॉट I अपॉन 2r। तो इसको जब सिंपलीफाई करोगे म्यू नॉट I अपॉन 4r, और इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, डॉट हो जाएगा। डॉट मतलब इसके कारण भी फील्ड जो है वो बाहर आ रहा है। CD के लिए अगर मैं बात करूं, CD वायर की बात करूं तो यहां पे जब आप थंब को इस तरह से रखोगे, यहां से अंदर जाते और यहां से वापस से बाहर आते क्या, ग्रैब करने के लिए। अब अगर यहां से वापस से बाहर आओगे तो सेमी इनफिनिट वायर है, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई r होगा, और इसके लिए भी डॉट होगा क्या। अब देखो इसके कारण जो फील्ड है वो भी बाहर, सेमी सर्कुलर वायर है उसके कारण भी फील्ड बाहर, CD जो वायर है उसके लिए भी फील्ड बाहर। अगर सब बाहर है, ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर, सबका डायरेक्शन अगर एक जैसा है तो सबको नॉर्मली ऐड कर देते हैं क्या। मैं बोल रहा हूं अगर कि इधर से 10 न्यूटन, इधर से 20 न्यूटन और इधर से 30 न्यूटन, अगर सारे फोर्सेस का डायरेक्शन एक जैसा होता है तो नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं, नेट फोर्स मिल जाता है ना। तो यहां पर भी अगर आप सबको ऐड कर दोगे, म्यू नॉट I बाय 4 पाई r, म्यू नॉट I बाय 4r, म्यू नॉट I बाय 4 पाई r, सबको ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर देंगे, क्योंकि जितने भी फील्ड के वैल्यूज हैं या जितने भी फील्ड के डायरेक्शन वो सब एक साइड है। सिंपलीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I बाय 4 पाई r, म्यू नॉट I बाय 4 पाई r। कॉमन क्या निकाल सकते हैं, म्यू नॉट दिख रहा है I दिख रहा है, म्यू नॉट दिख रहा है I दिख रहा है, म्यू नॉट दिख रहा है I दिख रहा है, 4r है 4r है 4r है। तो अगर मुझे B पॉइंट पर नेट फील्ड कैलकुलेट करना था तो म्यू नॉट I अपॉन 4r ये बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे 1 अपॉन पाई बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 अपॉन पाई, 1 अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन पाई हो जाएगा 2 अपॉन पाई प्लस 1। ये हमारा फाइनल आंसर है। और फाइनली जो रिजल्टेंट होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है,
डॉट। बहुत ही आसान है क्या सर जी? सही, तो बहुत ही आसान लग रहा है। बस अपने को क्या करना है, फॉर्मूला जानना है, फील्ड का डायरेक्शन देखना है और ऐड करके आंसर लिख देना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखते हैं अभी। आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना। ये ऑन वाले जो भी है ना, ये ऑन वाले को ना गुड्डू के चाहिए, ऑन डैश कर देंगे 90। हेलीकॉप्टर बन रहा है, पढ़ा रहा हूँ तो नहीं लिखना है, हेलीकॉप्टर बनना चाहिए। ठीक है, व्हाइट बोर्ड रब कर दिया, वेरी मुश्किल काम टू रब द व्हाइट बोर्ड। ठीक है, ऐसा है, कोई रिंग या अंगूठी मैंने नहीं बनाई है, ये ऐसा ही डायग्राम है। ये दूरी बताई गई है r, ये दूरी बताई गई है 2r। करंट आया, करंट आया, करंट आया, करंट आया, गया, चला गया, इस तरह से घूम रहा है। ये पॉइंट O है, पॉइंट O पर नेट की बताना है, और ये जो एंगल है, एंगल ने बोला कि भाई ले लो तुम 60 डिग्री। ठीक है, ये जो आर्क के बीच में एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री। नाम दे देते हैं A B C D, A B C D। ठीक है, फिर से अपने को क्या करना है, नेट पी कैलकुलेट करना है पॉइंट O पर। बहुत ही आसान है, अब तो तुमको समझ भी आ गया हो क्या कर रहे हो बार बार। पॉइंट O पर नेट पी कैलकुलेट करना है, वेक्टर में लिख दिया। तो पहले सबसे पहले लिख देंगे बिकॉज ऑफ वायर AB प्लस बिकॉज ऑफ वायर BC प्लस बिकॉज ऑफ वायर CD प्लस बिकॉज ऑफ वायर DA, बिकॉज ऑफ वायर DA। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, सबके वैल्यूज को इंडिविजुअली देखते हैं और सबको फिर ऐड कर देते हैं। देखो AB और CD के लिए तो मैं नहीं लिखने वाला, अब क्यों नहीं लिखने वाला इस बात तो नहीं बता रहा। AB और CD वाला का वैल्यू तो 0 है, उसको तो कोई काम है ही नहीं। बात करते हैं बिकॉज ऑफ BC वायर। BC वायर के कारण अगर देखो ये राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ये बाहर की तरफ आ रहा है क्या, BC वायर अगर देखोगे बाहर की तरफ आ रहा है, और वैल्यू क्या लिखेंगे, थीटा। थीटा ये पूरा थीटा हो जाएगा, थीटा थीटा हो जाएगा BC वायर के लिए, तो थीटा के प्लेस में लिखेंगे 360 - 60, तो यहां पर हो जाएगा 300/360 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है, 2r का है। ठीक है, इसके लिए जो डायरेक्शन था वो क्या था, डॉट था। डॉट को मैं प्लस मान लेता हूं, डॉट को मैं प्लस मान लेता हूं, ऐसा मान ले रहा हूं कि जो बाहर की तरफ आ रहा है वो प्लस है, और अगर कुछ अंदर की तरफ जाएगा तो माइनस है। मैं ऐसा मान रहा हूं कि जो भी बाहर की तरफ आएगा वो प्लस मान लो, और जो भी अंदर की तरफ जाएगा उसे क्या कर लेंगे, माइनस मान लेंगे। अभी देखते हैं DA की अगर बात करें, DA के तो बाहर ही आ रहा है ना, ये कर्लिंग फिंगर्स के डायरेक्शन में करंट है तो थंब बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो वायर DA के अगर मैं लिखता तो वो भी बाहर आ रहा है। थीटा कितना है वहां पे, 60/360 म्यू नॉट आई अपॉन इसका रेडियस कितना है, ट्वाइस ऑफ r, यहां पे 4r हो जाएगा। क्या थोड़ा आसान बना लेते हैं, सिंपलीफाई कर लेते हैं। जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 1, ये हो गया 6। कॉमन क्या निकाल सकते हैं,
म्यू नॉट जा सकता है, आई जा सकता है, 2r इधर भी है, 6 into 2 12 बार, 12 बार बाहर निकाल दो यहाँ से। यहाँ पे बच रहा है 5, 6 दूनी 12 तो बाहर चला गया, 5 बच गया यहाँ पे क्या बच रहा है, म्यू नॉट चला गया, 12 चला गया, तो 1/2 बच रहा है ना, 6 into 2 बाहर चला गया 2। हाँ, अब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 12r, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 12r, और ये कितना हो जाएगा 10, 11 बटा 2, 11 डिवाइडेड बाय 2, ये आंसर हो जाएगा। सही, तो बहुत ही आसान लग रहा है सर, कुछ तो करना ही नहीं है, मतलब बस डायरेक्शन देख लेना है, और डायरेक्शन देखने के साथ साथ क्या कर देना है, प्लस माइनस कर देना है। मान लो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा कर देना, वो स्क्रीन पॉज करके आप नोट कर लेना, आसान क्वेश्चन तो ज्यादा टाइम नहीं खर्च करूंगा इसमें। कभी कभी वो क्या करते हैं, डायरेक्शन चेंज करना दिखा देते हैं ऐसे, व्हाइट बोर्ड रख करना बहुत मुश्किल है यार। मान लो कैसा है क्वेश्चन, डायरेक्शन अलग कर देते हैं बस। स्विगी, स्विगी का साइन देखा है ना, देखा है। ठीक है, स्विगी टाइप प्रॉब्लम, पॉइंट O है, ये रेडियस है r, ये रेडियस है 2r, ये रेडियस है 3r, करंट आया, करंट गया, करंट आया, इस तरह से। ये जो स्ट्रेट वायर्स है, स्ट्रेट वायर से करने कुछ होगा नहीं तो मैं लिख भी नहीं रहा, जो स्ट्रेट वायर्स है ना, ये जो उनके करने कुछ होगा भी नहीं। अब मुझे पॉइंट O पर नेट फील्ड कैलकुलेट करना है, पॉइंट O पर नेट फील्ड कैलकुलेट करना है। मान लो ये वायर 1 है, नाम दे देते हैं AB, CD, EF। तो अगर नेट फील्ड लिखना है तो क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वायर AB प्लस मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वायर CD प्लस मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वायर EF। अब जो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर्स है ना, DE और ये सब, उनके कारण तो कुछ आता नहीं, इसलिए मैंने लिखा भी नहीं। ठीक है, अच्छा, अब अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। मान लो ये एंगल जो है, एंगल कुछ दे दिया इन्होंने 60 30 कुछ भी ले लो, मान लो दिस एंगल है 60 डिग्री। अब इसके लिए AB वाले वायर के अगर मैं कैलकुलेट करूं तो AB वाले वायर के लिए, AB अगर वायर ऐसा है तो करंट कैरिंग, अगर करंट कैरिंग लूप के डायरेक्शन में कर्लिंग फिंगर्स रखोगे तो फील्ड बाहर आएगा क्या, तो AB वायर के फील्ड कितना बन जाएगा, 60/360, म्यू नॉट आई, रेडियस कितना है उसका 3r, म्यू नॉट आई रेडियस 3r, और इसके लिए लिख रहा हूं डॉट, डॉट क्यों बाहर आ रहा है। CD भी अगर लिखना होता तो CD में क्या लिखेंगे, 60/360 तो अभी भी रहेगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r हो जाएगा, रेडियस कितना है, अच्छा यहां पे 3 टाइम्स ऑफ 2r लिखना है, तो ये 6r होगा भाई साहब, ये 6r होगा, ये 4r होगा। और इसमें अगर आप देखोगे तो CD कर्लिंग फिंगर्स ऐसे अगर, तो CD वाले वायर के लिए जो फील्ड का डायरेक्शन वो अंदर जा रहा है, अगर बाहर को पॉजिटिव माना है तो अंदर को क्या करेंगे, नेगेटिव मान लेंगे। अभी देखते हैं क्या करना है उसका। और लास्ट वाले वायर में EF में अगर देखोगे तो वो भी बाहर की तरफ आ रहा है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, 60/360 म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस ऑफ r, और इसके लिए भी डायरेक्शन क्या है, डॉट, डॉट को प्लस मान लेते हैं और क्रॉस को मान लेते हैं माइनस। पहला टर्म क्या आ जा रहा है मेरे पास,
ये 1/6 और ये 6, पहला टर्म मेरे पास आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 36 आर, ये पहला टर्म आ गया, प्लस में लिख रहे हैं। दूसरा टर्म का जो डायरेक्शन है वो क्रॉस है, तो उसको माइनस लिख देते हैं, उसका आगे क्या लिखेंगे, ये 1/6, 6 into 4 24, तो माइनस में म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 24 आर लिख सकते हैं, ये 1 और ये 6, प्लस में म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 6 into 2 is 12 आर। अब इनका वैल्यू फाइंड करना है, कॉमन क्या निकाल सकते हैं, म्यू नॉट दिख रहा है सब जगह, आई दिख रहा है सब जगह, 12 निकाल सकते हैं और आर निकाल सकते हैं। 12 अगर यहाँ से रिमूव करोगे तो ये 1/3 हो जाएगा, ये माइनस में 1/2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। इसको सिंपलीफाई कर लो, 1/3 माइनस 1/2, इसका एलसीएम 6 हुआ ना, 6 हुआ, मतलब सिंपलीफाई कर लेते हैं यार, फाइनल आंसर लिख लेंगे जो भी होगा। फाइनल आंसर क्या है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 12 आर, और ये आ जाएगा, एक में अगर हाफ माइनस करेंगे तो 1/2 हो गया, 1/2 प्लस 1/3 5/6 होगा, 5/6 ये आंसर। तो बस आपको क्या करना है, डायरेक्शन का ख्याल रखना है और प्लस माइनस का ख्याल रखना है। अगर एक साथ में है सारे फील्ड का डायरेक्शन तो ऐड कर दो, अगर अलग अलग डायरेक्शन में है तो माइनस कर दो, और जो बेसिक डायग्राम थे वो याद रखने हैं। इस तरह से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस करनी अगर है तो आपके पास पैकेज होगा, पैकेज आपको मिल चुका होगा। पैकेज अगर नहीं है तो एनसीईआरटी का आप एग्जाम्पलर बुक सॉल्व कर सकते हो, या कोई भी साइट बुक रेफर कर सकते हो, या क्लास 12 की जो फिजिक्स की बुक्स आती है उसमें भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे, एररलेस, फिर एबीसी, प्रदीप, जयदीप, अलग अलग टाइप के बुक्स आते हैं, जो तुमको अच्छा लगे तुम उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इतना ही रहने देते हैं आज।